ये कहानी शुरू होती है सन 1995 में, जहाँ पर हाला नाम के एक ग्रह को दिखाया जाता है। इस ग्रह में रहने वाले लोगों को क्री कहा जाता है, जहाँ पर वियर्स नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो बुरी तरह घायल होती है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, धुएं से एक आदमी निकलता है जो उस पर गन तान देता है। वियर्स उसका चेहरा नहीं देख पाती और अगले पल वियर्स की आंख खुल जाती है। दरअसल ये एक सपना होता है। वियर्स को ये सपना बार बार आता है। वो एमनीसिया से ग्रस्त है, इसीलिए उसे नींद बहुत कम आती है। साथ ही वो अपनी जिंदगी की पिछली यादों को भूल चुकी है। वियर्स इसके बाद यॉन रॉक के पास जाती है, जो इस प्लेनेट की सेना, जिसे स्टार फोर्स कहा जाता है, उसका कमांडर है। वो वियर्स को लड़ने की कला भी सिखाता है। इसके बाद यॉन रॉक वियर्स को इस ग्रह की सुपर इंटेलिजेंस के पास मिलवाने के लिए निकल पड़ता है, जो इस पूरे ग्रह को रूल करती है। यॉन रॉक उसे बताता है कि इस ग्रह की जो सुपर इंटेलिजेंस है, उसका कोई भी चेहरा नहीं है। जो चेहरा तुम्हारे दिमाग में होता है, जिसके बारे में तुम बार बार सोचते हो, वो उसी रूप में तुम्हारे सामने आती है। अब वियर्स उस जगह पहुंच जाती है जहां पर वो सुपर इंटेलिजेंस है। वो वियर्स के सामने उसी ओल्ड लेडी के रूप में आती है जो बार बार उसे सपनों में दिखती है। वो वियर्स को बताती है कि हमारे लोग, हमारा ग्रह खतरे में है। स्क्रल्स एलियन, जो कि एक एक करके अलग अलग ग्रहों पर अपना कब्जा करते हैं, जो किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं, वो बार बार घुसपैठिए बनकर हमारे प्लेनेट के अंदर आते हैं ताकि वो हमारी जाति को खत्म कर सके। और इससे पहले कि वो ऐसा करे, हमें स्क्रल्स को खत्म करना होगा। इसके बाद वियर्स क्री की आर्मी, जिसका कमांडर यॉन रॉक है, उनके साथ उस प्लेनेट की तरफ निकल पड़ती है जहाँ पर स्क्रल्स हैं। यॉन रॉक बताता है कि हमारा एक जासूस पिछले 3 सालों से स्क्रल्स के बीच में है और हमें किसी भी कीमत पर उसे वहाँ से निकाल कर लाना होगा। ये सब के सब उस प्लेनेट तक पहुँच जाते हैं। वियर्स उस जासूस तक पहुँच जाती है जिसे छुड़ाने के लिए ये सब यहाँ तक आए हैं। वियर्स उससे उसका कोड पूछती है, वो उसे कोड बता देता है। तभी वियर्स को बताया जाता है कि स्क्रल्स ने उनकी आर्मी पर हमला कर दिया है, और जिसे वो जासूस समझ रही थी, दरअसल वो स्क्रल्स का लीडर टेलोस होता है, जिसने अपना रूप बदला होता है। वो वियर्स को बेहोश करके अपने शिप में ले जाता है, जहाँ पर वो मशीन की मदद से वियर्स के दिमाग की उन पुरानी यादों को जानने की कोशिश करता है, जिनके बारे में वियर्स खुद भी भूल चुकी है। उसे पता चलता है कि वियर्स पहले अर्थ पर थी, वो एक पायलट थी। यहाँ पर उसके साथ एक और लेडी होती है जिसका नाम होता है डॉक्टर विंडी लॉसन। ये वही लेडी है जो वियर्स को बार बार उसके सपनों में दिखती है। स्क्रल्स एलियन का लीडर टेलोस भी इसी के बारे में जानना चाहता है। वो अपने लोगों से कहता है कि इसकी लोकेशन का पता करो कि ये कहाँ जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि ये ऐसा कर पाते, वियर्स अपनी सेंसेस में वापस आ जाती है। वो अपने आप को आजाद करके टेलोस पर हमला कर देती है। वो उससे पूछती है कि तुमने मेरे दिमाग में क्या डाला। टेलोस कहता है कि मैंने तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं डाला, वो सब कुछ पहले से तुम्हारे दिमाग में है। मैं बस डॉक्टर लॉसन और उन्होंने जो लाइट स्पीड इंजन बनाया था उसकी लोकेशन जानना चाहता हूँ। तुम्हें अपने अतीत के बारे में कुछ याद नहीं है, तुम क्री के जाल में फंस चुकी हो। यहाँ पर जितने भी स्क्रल्स होते हैं वो वियर्स के ऊपर हमला कर देते हैं। इनकी मुठभेड़ के बीच में स्पेसशिप में छेद हो जाता है। सभी स्क्रल्स यहाँ से भाग जाते हैं, पर वियर्स का जो स्पेसशिप होता है वो अर्थ पर जाकर क्रैश हो जाता है। यहाँ क्रैश होने के बाद वियर्स अपने लोगों को बताती है कि वो अर्थ पर है, वो जल्दी आकर उसे यहाँ से ले जाएं। वो कहते हैं कि हमें 22 घंटे लगेंगे, 22 घंटे तक तुम्हें वहाँ पर हमारा इंतजार करना होगा। अब यहाँ पर एजेंट निक फ्यूरी, जो कि अभी जवान है, और साथ ही साथ फिल कॉल्सन उनके साथ ही आ जाते हैं। वो वियर्स से उसके बारे में पूछते हैं। वियर्स उन्हें बताती है कि वो एक क्री है और वो स्क्रल्स को खत्म करना चाहती है। हालांकि इन्हें उसकी बात समझ में नहीं आती, पर तभी वियर्स को एक स्क्रल दिखता है। वो उसका पीछा करने लगती है। स्क्रल अपना रूप बदलकर एक ट्रेन में बैठ जाता है, लेकिन वियर्स उसे पहचान लेती है। इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है, और तभी स्क्रल के पास से एक मेमोरी डिवाइस गिरता है। ये वही मेमोरी डिवाइस है जिसके अंदर वियर्स की यादें हैं। स्क्रल यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। वही निक फ्यूरी को दिखाया जाता है जो कार से अपने साथी फिल कॉल्सन के साथ ट्रेन का पीछा कर रहा होता है, पर तभी उसे एक कॉल आता है, और ये कॉल होता है फिल कॉल्सन का। वो समझ जाता है कि जो उसके साथ है वो फिल कॉल्सन नहीं है, बल्कि एक स्क्रल है। निक फ्यूरी जानबूझकर अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है, जिसमें स्क्रल की मृत्यु हो जाती है। निक फ्यूरी की आंख के ऊपर चोट भी लगती है। निक फ्यूरी इसके बाद स्क्रल को एक लैब में ले जाता है, जहाँ पर उसका बॉस भी आता है।
उसका बॉस निक फ्यूरी को कहता है कि तुम्हें इस मिशन पर काम करना होगा और सारी इंफॉर्मेशन मुझे देनी होगी। इस बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। ये एक खुफिया मिशन है। वहीं वियर्स को दिखाया जाता है जो वो उस मेमोरी डिवाइस को जो कि उसे स्क्रल से मिला था जब अपने हाथ के गैजेट में डालती है तो उसमें पांचों उस बार का नाम आता है। वियर्स जब उस बार में पहुंचती है तो उसे अपने अतीत की धुंधली धुंधली यादें आती है। दरअसल वो यहाँ पर पहले भी आ चुकी है और अब यहाँ पर निक फ्यूरी भी आ जाता है। ये दोनों देखते हैं कि यहाँ पर एक एयरबेस की फोटो लगी है, इसीलिए ये दोनों उस एयरबेस तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर फ्यूरी वहाँ की सिक्योरिटी को अपना शील्ड का कार्ड दिखाता है। इन दोनों को एक कमरे में ले जाया जाता है जहाँ से दोनों एक बहुत बड़े स्टोर में जाते हैं जिसके अंदर बहुत सारी खुफिया फाइल्स होती है। यहाँ पर एक फाइल डॉक्टर वेंडी लॉसन की भी होती है जिसमें वेंडी लॉसन के लाइट स्पीड इंजन के कुछ नोट्स भी होते हैं। ये नोट्स उसने क्री भाषा में लिखे होते हैं। वियर्स समझ जाती है कि डॉक्टर वेंडी लॉसन एक क्री थी, ना कि एक इंसान। वेंडी लॉसन की फाइल पढ़ने के बाद इन्हें पता चलता है कि डॉक्टर वेंडी लॉसन आज से 6 साल पहले यानी कि सन 1989 को अपना लाइट स्पीड इंजन चेक करने के लिए एक प्लेन लेकर यहाँ से भाग गई थी। उसके साथ उसकी को पायलट भी थी। डॉक्टर लॉसन वही है जो वियर्स के सपनों में बार बार आती है। यहाँ पर निक फ्यूरी को दिखाया जाता है जो अपने बॉस को इन्फॉर्म कर देता है कि मैं वियर्स के साथ एक एयरबेस पर हूँ। निक फ्यूरी का बॉस जल्दी उस जगह तक पहुँच जाता है और जब वो निक फ्यूरी से बात करता है तो निक फ्यूरी को समझ में आ जाता है कि ये उसका बॉस नहीं है बल्कि एक स्क्रल है जो उसके बॉस के रूप में वियर्स को यहाँ पर पकड़ने के लिए आया है। निक फ्यूरी उसे चकमा देकर भाग जाता है पर स्क्रल उसे एक बार फिर से पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो निक फ्यूरी को मारता, वियर्स स्क्रल के ऊपर हमला करती है और निक फ्यूरी को एक प्लेन से यहाँ से उड़ाकर ले जाती है। ये दोनों के दोनों मारिया के घर पहुँचते हैं। दरअसल डॉक्टर लॉसन की फाइल में लिखा था कि मारिया ही वो लड़की है जिसने आखिरी बार डॉक्टर लॉसन को देखा था। वियर्स को यहाँ पता चलता है कि मारिया उसकी बेस्ट फ्रेंड है और उसका असली नाम कैरल डेनवर्स है। मारिया उसे बताती है कि डॉक्टर लॉसन का आज से 6 साल पहले जिस फाइटर प्लेन से क्रैश हुआ था उस प्लेन को और कोई नहीं बल्कि तुम ही चला रही थी। हम सब ने मान लिया था कि तुम मारी जा चुकी हो पर तुम अब भी जिंदा हो। पर वियर्स को इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता, न ही उसे मारिया के बारे में कुछ याद होता है। अब यहाँ पर स्क्रल्स का लीडर टेलॉस आ जाता है और वो वियर्स से कहता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। मैंने पिछली बार तुम्हें बंदी बनाया था क्योंकि तब मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता था, पर अब मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें उस शाम की रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूँ जिस शाम को तुम डॉक्टर लॉसन के साथ फाइटर प्लेन में कहीं जा रही थी। और इसके बाद वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें डॉक्टर लॉसन वियर्स को एक लोकेशन बताती है और कहती है कि हमें इस लोकेशन पर जाना है, यहाँ पर मेरी लैब है। और अब वियर्स को सब कुछ याद आ जाता है। उसे याद आता है कि उस दिन वो डॉक्टर लॉसन के साथ लाइट स्पीड इंजन लेकर उनकी लैब की तरफ जा रही थी, पर तभी उन पर कोई हमला कर देता है जिस वजह से इनका फाइटर प्लेन क्रैश हो जाता है जिसमें डॉक्टर लॉसन बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। वो वियर्स को बताती है कि ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम युद्ध को हमेशा के लिए रोक सके। मैं अर्थ से नहीं हूँ बल्कि हाला नाम के एक प्लेनेट से हूँ। मेरा असली नाम मार्वल है और अब तुम्हें सब कुछ खत्म करना होगा। ये लाइट स्पीड इंजन जो हमारे साथ है ये पावर सोर्स है, ये किसी के भी हाथ नहीं लगना चाहिए। पर इससे पहले कि वो उसे डिस्ट्रॉय करती उन्हें कोई गोली मार देता है जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। ये वही पल होता है जो वियर्स को बार बार सपनों में आता है जिसमें एक आदमी उसकी तरफ गन तान रहा है लेकिन वो उस आदमी की कभी भी शक्ल नहीं देख पाती, पर अब उसे उसकी शक्ल दिख जाती है। और ये होता है हाला प्लेनेट की सेना का कमांडर यॉनरॉक जिसे वो अपना दोस्त समझती है। वो वियर्स से एनर्जी सोर्स के बारे में पूछता है पर वियर्स जानती है कि ये एनर्जी सोर्स किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, इसीलिए वो एनर्जी सोर्स पर गोली चलाती है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और एनर्जी सोर्स की जितनी भी एनर्जी होती है वो सब की सब वियर्स की बॉडी के अंदर समा जाती है। यॉनरॉक इसीलिए वियर्स को नहीं मारता क्योंकि उसे इसी एनर्जी की जरूरत है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर स्क्रल्स का लीडर टेलॉस वियर्स को बताता है वो हालांकि क्री जाति का साथ दे रही है जो कि गलत है, इसीलिए वो लाइट स्पीड इंजन को हमेशा के लिए नष्ट करना चाहती थी। क्री लोगों ने हमारे ग्रह को नष्ट कर दिया। जब हमने उनके सामने घुटने नहीं टेके तो उन्होंने हमारे पूरे ग्रह को तबाह कर दिया, इसीलिए हम एक के बाद दूसरे ग्रह पर पनाह लेते हैं।
डॉक्टर लॉसन यानी कि मार्वल ने जिस एनर्जी सोर्स की खोज की थी, वो किसी भी स्पेसशिप को बिजली की रफ्तार से भी तेज चला सकता था, जहां क्री की फौज कभी भी नहीं पहुंच पाती। वो चाहती थी कि तुम उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने में हमारी मदद करो। वियर्स कहती है लेकिन मैंने तो उसे खत्म कर दिया था। टेलोस बताता है कि तुमने सिर्फ इंजन को खत्म किया था। वो एनर्जी सोर्स अब भी उसकी लैब में है, जिस लैब की लोकेशन मार्वल ने तुम्हें बताई थी। वियर्स कहती है कि वो लैब धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में है, जो नक्षत्रों के हिसाब से बार बार अपनी जगह बदलती रहती है। अब इनके पास जो प्लेन होता है, टेलोस का साइंटिस्ट उसमें फेर बदल करके उसे अंतरिक्ष में जाने लायक बना देता है। ये सब के सब धरती की कक्षा से बाहर निकल जाते हैं और बहुत जल्द ये लैब तक पहुंच जाते हैं। जब ये लैब के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक टेसरेक्ट भी होता है, जो पूरी एनर्जी का सोर्स है। अब सवाल ये उठता है कि डॉक्टर लॉसन के पास ये टेसरेक्ट कहाँ से आया, जबकि हमने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में देखा था कि ये टेसरेक्ट टोनी स्टार्क के पिता हॉवर्ड स्टार्क के पास है। हॉवर्ड स्टार्क उन 3 लोगों में से एक थे जिन्होंने शील्ड की स्थापना की थी, और जब शील्ड और नासा ने मिलकर एक नया प्रोग्राम बनाया जिसका नाम रखा गया पेगासस। पेगासस प्रोग्राम में वो टेसरेक्ट की एनर्जी को यूज करके सुपर फास्ट इंजन बनाना चाहते थे, जहाँ पर डॉक्टर लॉसन भी एक साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रही थी, इसीलिए उसके हाथ टेसरेक्ट लग गया। अब प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि टेलोस डॉक्टर लॉसन की लैब में अजीब सी आवाज निकालना शुरू कर देता है, और कुछ ही देर बाद उसका परिवार, जो कि इसी स्पेसशिप में इसी लैब में पिछले 6 सालों से छुपा था, वो सामने आ जाता है। टेलोस की पत्नी टेलोस को कहती है कि मार्वल ने हमें तुम तक किसी भी तरह का सिग्नल भेजने के लिए मना किया था। अगर हम ऐसा करते तो हाला प्लेनेट के क्री लोग हम तक पहुंच जाते। अब यहाँ पर यॉन रॉक भी अपनी क्री सेना के साथ पहुंच जाता है और वो वियर्स को कैप्चर कर लेते हैं। वो उसे कैप्चर करने के बाद उसकी सेंसेस को अपनी सुप्रीम इंटेलिजेंस तक भेजते हैं, जहाँ पर उस सुप्रीम इंटेलिजेंस वियर्स को डॉक्टर लॉसन यानी कि मार्वल के रूप में दिखती है। वियर्स की गर्दन पर एक ऐसा डिवाइस लगाया होता है जिससे क्री लोग उसकी पावर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। वियर्स को ये बात पता चल जाती है और अपने वो उस डिवाइस को अपनी गर्दन से निकाल कर फेंक देती है। जैसे वो अपने डिवाइस को गर्दन से निकालती है, उसकी सारी पावर्स अनलॉक हो जाती है और वियर्स यहाँ पर बन जाती है कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल बनने के बाद वो एक ही वार में क्री की पूरी सेना को अपने से दूर कर देती है और टेसरेक्ट लेकर सीधा निक फ्यूरी के पास पहुंचती है और कहती है कि इस टेसरेक्ट को लेकर तुम यहाँ से निकल जाओ। निक फ्यूरी के हाथ में डॉक्टर लॉसन यानी कि मार्वल की एक बिल्ली होती है। दरअसल ये बिल्ली नहीं बल्कि एक एलियन है और वो बिल्ली टेसरेक्ट को निगल जाती है। इसके बाद निक फ्यूरी और मारिया बिल्ली और सभी स्क्रल्स को लेकर अपने प्लेन पर बैठकर इस जगह को ब्लास्ट करके यहाँ से निकल जाते हैं। यॉन रॉक भी टेसरेक्ट को हासिल करने के लिए अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से उनका पीछा करता है। कैप्टन मार्वल उसके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को पकड़ लेती है, लेकिन यॉन रॉक उसे गिरा देता है और इससे पहले कि वो धरती से टकराती, वो अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत करती है, जिससे वियर्स यानी कि कैप्टन मार्वल अपनी उड़ने की शक्ति को पहचानती है और इसके बाद वो यॉन रॉक के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को क्रैश कर देती है। ठीक उसी पल हमें धरती की कक्षा के बाहर रोनन को दिखाया जाता है, जो कि एक क्री है। जब वो अपने लोगों को हारता हुआ देखता है तो वो धरती की तरफ बहुत बड़ी बड़ी मिसाइल्स फेंकता है, लेकिन इन सभी मिसाइल्स को कैप्टन मार्वल एक ही झटके में नष्ट कर देती है। रोनन जब उसकी शक्तियाँ देखता है तो कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन हम वापस बदला लेने जरूर आएंगे। इसके बाद कैप्टन मार्वल वापस धरती पर आती है, जहाँ पर यॉन रॉक होता है। वो उसे उसके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर बिठाती है और कहती है कि सुप्रीम इंटेलिजेंस से कहना कि बहुत जल्दी मैं हाल आ रही हूँ, ताकि मैं सब कुछ वहाँ पर खत्म कर दूँ। वही निक फ्यूरी को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में वो बिल्ली होती है जिसने टेसरेक्ट को निगल लिया था। वो उसकी आंख पर अपना पंजा मारती है, जिससे उसकी आंख जख्मी हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि रात को कैप्टन मार्वल निक फ्यूरी को उसका पेजर वापस करती है और बताती है कि मैंने इसे अपग्रेड कर दिया है। मैं किसी भी प्लेनेट पर रहूं, तुम मुझे मैसेज भेज सकते हो, और मैसेज तभी भेजना जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो। इसके बाद कैप्टन मार्वल्स यहाँ पर स्क्रल्स के स्पेसशिप के साथ उनका नया घर ढूंढने के लिए धरती से निकल जाती है। निक फ्यूरी को दिखाया जाता है कि उसकी आंख में जहाँ पर बिल्ली ने पंजा मारा था, अब वो वहाँ पर अपनी आंख को कवर करके रखता है। वो अपने साथी को कहता है कि हमें नहीं पता कि अंतरिक्ष में और कौन कौन रहता है। इस बार तो हमें कैप्टन मार्वल ने बचा लिया, लेकिन हमें इसी तरह के और भी सुपर हीरोज की जरूरत है। हमें सुपर हीरोज की एक टीम बनानी होगी। एंड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो बिल्ली जिसने टेसरेक्ट को निगल लिया था, वो निक फ्यूरी के डेस्क के ऊपर उस टेसरेक्ट को वापस उगल देती है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2019 में रिलीज हुई थी